मैंने मैट्रिक किया, उसी समय मेरी शादी हो गई। तो मुझे एक सिंदूर खरीदने के लिए और बिंदी खरीदने के लिए भी मुझे सास से पैसे लेने पड़ते थे। साल भर तक मैंने लेबर का काम किया। ये लाइफ मैं बच्चों को दे सकती हूँ। ये लाइफ जो मैंने आज झेला है, अगर मैंने आगे कुछ नहीं किया तो बच्चे भी तो ऐसे ही झेलेंगे। जब मैंने पढ़ाई शुरू की तब लोगों ने कहा मैं घूमती हूँ, 56वीं से 59वीं, 60वीं से 62वीं, 63वीं, लगातार मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। कि अगर कोई गृहिणी चाहती है कि आगे बढ़ें, मैं उस परिवेश में जन्म लिया था जहां मैट्रिक पास के बाद ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। मेरी भी शादी 2002 में मैंने मैट्रिक किया, उसी समय मेरी शादी हो गई। और मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन थे और मेरे पापा टीचर थे, मेरी माँ गृहिणी थी। हाँ, हमारे 4 भाई 3 बहनें थे। लेकिन हमारी शादी 2002 में होने के बाद मेरी जिस तरह से मध्यम वर्गीय परिवार में एक गृहिणी का लाइफ होता है, उसी तरह मेरी भी लाइफ बीत रही थी। आज मैं एक राजस्व पदाधिकारी के तौर पर मैं यहाँ खड़ी हूँ। नमस्कार, मैं मनोरमा कुमारी। मेरा जन्म औरंगाबाद जिला के हंसपुरा प्रखंड में अल्पा गांव में हुआ था। मेरा ससुराल गया में है और मेरा मायका औरंगाबाद में है। 2002 में शादी होने के बाद जिस तरह से एक आम गृहिणी की लाइफ होती है, उसी तरह मेरी भी लाइफ बीत रही थी। लेकिन 2010 में मेरे एक छोटे बेटे का तबीयत खराब हो गया। उस समय मेरे घर में कोई नहीं था। मेरे हस्बैंड का भी तबीयत 2009 में ऐसी तबीयत खराब हुई कि पूरा बिजनेस शून्य पर हो गया, घर में पूरा इनकम बंद हो गया। पूरी तरह मैं सास ससुर पर डिपेंड हो गई। मैं कहूँ तो मुझे एक सिंदूर खरीदने के लिए और बिंदी खरीदने के लिए भी मुझे सास से पैसे लेने पड़ते थे। और फिर जब मेरे 2010 में मेरी बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो उस समय घर में कोई नहीं था, बस मैं थी, एक देवरानी थी और मेरे एक ससुर थे। तबीयत उस दिन बृहस्पतिवार था, घर में कोई नहीं था। जब तबीयत खराब हुई तो मैं बगल में ही एक रेड क्रॉस है, तो वहाँ उस दिन डॉक्टर भदानी बैठते थे। मुझे एक बैग ध्यान आया कि आज डॉक्टर भदानी बैठेंगे, आज मैं दिखा लेती हूँ बच्चे को। मैं दौड़ी दौड़ी वहाँ भागी। उन्होंने कहा कि तुम देर क्यों कर रही हो, इसको हॉस्पिटल में भर्ती कराओ। मैं दौड़ी दौड़ी फिर घर आई। मैं पूरा बक्सा ढूंढा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। लेकिन एक बक्सा था जिसमें ऊपर का जो बॉक्स होता है उसमें 100 रुपये मिले, शायद मैंने कभी रखा होगा उसमें। वो 100 रुपये लिए और कुछ सिक्के मिले। वो सिक्के मैंने लिए और बच्चे को मैंने ढका और वहां से दौड़ी दौड़ी मैं गेवलबिघा मोड़ गई। गया में गेवलबिघा मोड़ है, वहां गई। मैं 2 सेकंड वहां रुकी और मैं ये सोच रही थी कि आखिर में ये 100 रुपये लेकर मैं बच्ची को कहाँ दिखाऊं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल के फीस तो 400-500 600 थे। फिर एकाएक मुझे ध्यान आया कि मैं सरकारी हॉस्पिटल जा सकती हूँ। फिलहाल मैं अपने बच्ची को लेकर सरकारी हॉस्पिटल में दिखा सकती हूँ। मैं वहाँ गई, फिर ऑटो पकड़ा, फिर सरकारी हॉस्पिटल गई। उसमें से 7 रुपये मैंने ऑटो भाड़ा दिए, बाकी बच्चे मुझे 93 रुपये। मैं वहाँ गई, सबसे पहले मैंने 5 रुपये का टिकट कटाया, फिर बच्चे को वहाँ मैंने भर्ती कराया। और जब बच्चे का सलाइन चढ़ रहा था और मैं बगल में बैठकर मैं यही सोच रही थी कि क्या ये लाइफ मैं बच्चों को दे सकती हूँ। ये लाइफ जो मैंने आज झेला है, अगर मैंने आगे कुछ नहीं किया तो बच्चे भी तो ऐसे ही झेलेंगे। आज जो मैं 2 रुपये के लिए मैं आज तरस रही हूँ, आज बिना पैसे के आज मैं जिस तरह से मैंने जीवन काटा है, आज दिन भर रोया है, क्या मैं बच्चे को भी यही लाइफ दूंगी? क्या मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ? क्या मैं इतनी कमजोर हूँ? और मैं दिन भर यही सोचती रही। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि चाहे अब कुछ भी हो, मुझे अब सरकारी नौकरी करनी है। चाहे मुझे जितना भी मुझे मेहनत करना पड़े, बस मुझे सरकारी नौकरी करनी है। बस दिमाग में मुझे बैठ गया, क्योंकि बिजनेस इस तरह डूबा था कि मुझे बिजनेस पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं था। बच्चे का तो इलाज चल रहा था। इसी बीच मैंने हस्बैंड को कहा कि आप क्यों नहीं करते, आप पापा से पैसे मांगिए और कुछ तो पैसे देंगे, वो बिजनेस फिर से शुरू कीजिए, हम मेहनत करेंगे। पापा से बात किए, उन्होंने शायद 10 या 15 हजार रुपये दिए। बिजनेस फिर से शुरू किए, कोई लेबर नहीं। साल भर तक मैंने लेबर का काम किया। रात भर मसाला चालना, रात भर मसाला का पैकिंग करना, उसको सेल करना। बाहर का काम हस्बैंड, घर का काम मैं देखती थी। मुझे इसमें सासू माँ भी हेल्प करती थी मसाला वसाला चालने में।
ये साल भर चला। इसी दौरान मेरे घर में रेंटर रहते थे, उन्होंने कहा कि भाभी आप नर्सिंग का जॉब क्यों नहीं कर लेती हैं, पैरामेडिकल का फॉर्म आया है आप भर दीजिए। फिर मैंने पैरामेडिकल का फॉर्म भरा, उसमें हो गया मेरा नर्सिंग में। और नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल मुझे मधुबनी सदर हॉस्पिटल में मिला। 2 साल मैं मधुबनी रही, 12-13। और इसके बाद जब मैं वहां से लौटी गया, तब मुझे लगा कि नर्सिंग तो मैंने 2 साल कर लिए, लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसका कारण था कि एक घटना घट गई हॉस्पिटल में। एक महिला आई और बहुत गरीब फैमिली की थी। इतना हम कह सकते हैं कि वो जो कपड़ा पहनी थी, पेटीकोट उसका दिख रहा था, साड़ी एक बीता ऊपर था, तन पर ढंग से कपड़े नहीं थे। और सिस्टर ने उससे पैसे मांगे, उसके बहू का डिलीवरी करवाने आई थी। लास्ट में जब डिलीवरी के बाद डिस्चार्ज स्लिप बनता है, उस पर सिस्टर का यानी कि ए ग्रेड नर्स का साइन होता है। वो साइन करने के लिए पैसे मांग रही थी। मैंने कहा सिस्टर इस पास पैसे तो है नहीं, तन पर कपड़े तो है नहीं, आप साइन कर दीजिए। अगर ये तो खुशी की बात है ना, जितना देगी देगी। लेकिन सिस्टर नहीं मानी, वो मुझ पर चिल्ला बैठी कि तुम एक स्टूडेंट हो, नर्सिंग स्टूडेंट हो, तुम्हारी औकात क्या है, ज्यादा सुधार करना है तो एक काम करो, तुम ऑफिसर बन के आओ। अब उस समय मेरी पढ़ाई का स्तर भी उतना ठीक नहीं था कि मैं कोई मेडिकल लाइन में कोई ऑफिसर बन के आती। लेकिन बस मैंने ठान लिया कि मुझे नर्सिंग नहीं करना। अगर इस तरह की लाइफ जीना है कि कोई गे ग्रेड की नर्स मुझे इस तरह से आवाज में बात करे, तो मुझे पसंद नहीं है। मैं ये दिमाग में बैठ गया था, बस मुझे नर्सिंग करनी नहीं है। और मैं नर्सिंग छोड़ भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं ऐसे परिवार से थी जहां अगर मैं छोड़ देती तो मुझे शायद घर से निकाल देते। मैंने 2 साल किसी तरह पूरा किया। जब मैं वहां से लौटी, उस समय गया में ट्रेंड चल रहा था खूब, चारों तरफ ग्रुप डी का वैकेंसी आने वाला, ग्रुप डी का वैकेंसी आने वाला है। मेरे घर में रेंटर रहते थे, उन लोग भी ग्रुप डी का सेट लगाते थे, मैं भी सेट लगाने शुरू कर दी। लेकिन घर में विरोध शुरू हुआ। विरोध इस स्तर पे शुरू हुआ कि लोग कहने लगे, अरे नर्सिंग जॉब कर रही तो कुछ पैसे कमाती, ये क्या पढ़ाई में लग गई। फिर भी मैंने किसी का नहीं सुनी। बस मैंने हस्बैंड से बात की कि मुझे नर्सिंग पसंद नहीं है जी, से मुझे नर्सिंग नहीं करना। वहाँ लोग ना बहुत बिहेव अच्छे से नहीं करते हॉस्पिटल में, और मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा कि किसी गरीब से इस तरह से पैसे मांगे जाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है तुम कर लो जो करना है। हमें ठीक है, ग्रुप डी का है ना, ग्रुप डी का तैयारी कर सकते हैं। ग्रुप डी की तैयारी में लग गई। तब तक ठीक था, जब तक मैंने नर्सिंग किया, जब तक ग्रुप डी की तैयारी की, तब तक कुछ तो ठीक था। हल्का फुल्का विरोध हुआ, घर में मैंने संभाल लिया। लेकिन वैकेंसी रुक गई, नहीं आई। इसके बीच में ही बीपीएससी का वैकेंसी आ गई, मैंने भर दिया। मैंने पीटी दिया, पीटी में 89 मार्क्स, जब मैंने उसको गिना तो 89 मार्क्स थे। और 89 मार्क्स आने के बाद एक विवाह दी थी। उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम्हारा तो 89 मार्क्स आ रहा है, तुम मेंस की तैयारी शुरू कर दो। मैंने परिवार में कहा कि मुझे पता है, मुझे बीपीएससी में 89 मार्क्स आ रहे हैं और आप मेंस की तैयारी शुरू कराइए। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम ग्रुप डी की तैयारी करती हो, कहाँ तुम ऑफिसर बनने के सपने देखने लगी, तुमको होगा ही नहीं। अरे इतने स्टूडेंट इतने साल से तैयारी कर रहे हैं और तुम साल भर से तैयारी कर रही हो, तो वो भी पढ़ती भी नहीं हो ठीक से, 1 घंटा 2 घंटा पढ़ती हो, क्या होगा तुमको। उन्होंने साफ मना कर दिया। 9 महीने बाद पीटी का रिजल्ट आया, यानी कि 2015 के नवंबर लास्ट में जब पीटी का रिजल्ट आया, तो कह सकते हैं कि मैं इतने खुश थी कि कम से कम पीटी का रिजल्ट बीपीएससी का मैंने क्लियर किया। इसके बाद हस्बैंड भी तैयार हो गए कि हाँ अब तुम मेंस कर सकती हो। लेकिन मेंस का डेट दिया था मई में, यानी कि परिवार को मनाते मनाते पूरा 2015 खत्म हो गया था। और 2016 का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि मुझे सिर्फ 4 महीने थे। और मुझे कमीशन के बारे में, बिहार लोक सेवा आयोग के सिलेबस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैंने पीटी तो ग्रुप डी के आधार पर ही दिया था, लेकिन सिर्फ ग्रुप डी के बारे में ही मुझे पता था। फिर भी मैंने हिम्मत किया। वहाँ पे एक वेद भैया थे, उनको वीडियो में हुआ था 53वीं से 55वीं में, उनसे मैंने हेल्प ली। फिर ज्ञान सर थे, उनसे मैंने हेल्प की। कैंपस के एक शंभू सर थे, उनसे भी मैंने हेल्प ली। बहुत सारे टीचर ने मुझे हेल्प किया। फिर ज्ञान सर बोले कि आप एक काम करो, तुम दिल्ली चलो, क्योंकि यहाँ तो कोई टीचर है नहीं, दिल्ली चलो। उस समय घर की कंडीशन उतनी ठीक नहीं थी। हस्बैंड ने कर्ज लिया, 34,000 फीस थे ऑप्शनल के, उन्होंने कर्ज लिया।
जो हर महीने भरने होते हैं 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार करके, उस तौर पर उन्होंने कर्ज लिया और फिर मुझे दिल्ली भेजा और उन्होंने 4 महीने मैंने दिल्ली में ऑप्शनल क्लास की। इसके बाद मैंने 1 महीना डेट बढ़ गया मेरा मेंस का, यानी कि जुलाई में मुझे मेंस हुआ। इधर 2 अप्रैल के लास्ट में मैं लौट गई दिल्ली से। इसके बाद 2 महीने मैंने घर पर तैयारी की। फिर भी घर में इतना ही विरोध हो रहा था कि अरे पढ़ती नहीं होगी, इसको तो घूमने का शौक है, दिल्ली से घूम के आ गई, पति है ही इसका बात मानने वाला, इसको तो सिर्फ घूमने का शौक है, ये क्या पढ़ती होगी। जब मैंने पढ़ाई शुरू की तब लोगों ने कहा मैं घूमती हूँ। यहीं तक नहीं छोड़ा, मेरे हस्बैंड को भी बहकाया कि अरे तुम्हारी वाइफ तो घूमने जाती होगी, लेकिन उनको विश्वास था, वो कुछ भी नहीं बोलते थे। जब वो नहीं सुने तब बच्चों को भी उन्होंने बहकाया कि अरे तुम्हारी माँ तो घूमने जाती है, ब्रांडेड ब्रांडेड कपड़े पहनती होगी, घूमती होगी। लेकिन बच्चे का पता नहीं क्या उम्मीद था, मेरी बेटी शायद ही जन्म से ही वो इतनी भाग्यशाली थी या इतनी समझदार थी कि उस पर भी कोई बातों का असर नहीं पड़ता था। वो मुझे ही मत, कोई बात नहीं मम्मी तुम पढ़ो ना, बस एक कदम बढ़ते जाओ। इसके बाद जब 56वीं से 59वीं, 60वीं से 62वीं, 63वीं लगातार मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। इंटरव्यू देने के बावजूद भी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। इसके बाद फिर मुझे लगा कि अब मुझसे शायद बीपीएससी नहीं होगा। एक काम करते हैं, नर्सिंग ही ज्वाइन कर लेते हैं। जो मैंने नर्सिंग छोड़ा था, कुछ तो करना था ही, एक सरकारी नौकरी करनी थी, क्योंकि बिजनेस कब डूबेगा ये चीज मैंने देख लिया था। फिर मैंने सोचा चलो नर्सिंग ही कर लेते हैं। तब मेरी बेटी ने इतना सपोर्ट किया कि नहीं, कोई नर्सिंग वर्सिंग नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, और तुमको सिर्फ बीपीएससी करना है। चुपचाप जाओ पटना और पढ़ाई करो। उसने ही अपने पापा को भी समझाया, मुझे भी समझाया, और फिर से मुझे पटना भेजा। और 64वीं बीपीएससी, पीटी, मेंस, इंटरव्यू तक घर में क्या होता था बेटी ने मुझे कभी कुछ नहीं बताती थी, कुछ भी नहीं। उन्होंने मेंटली मानसिक तौर पर से बेटी को बहुत टॉर्चर किया जाता था, क्योंकि वो बहुत छोटी थी। कुछ भी होता था, तेरी माँ तो घूमने जाती है, पढ़ती नहीं है, अगर पढ़ती तो रिजल्ट हो जाता, इस तरह से। फिर इसके बाद 2018 आया। 2018 में 56वीं जो 59वीं का जो मैंने मेंस दिया था, वो मेंस भी मैंने क्लियर किया 4 महीने की मात्र पढ़ाई पे। और इसके बाद 60वीं 62वीं का उसी वर्ष अप्रैल में मेरा मेंस हुआ, इंटरव्यू दिया, और दिसंबर में मैंने फिर से पीटी दिया। और लगातार मैं पीटी दे रही हूँ, बीपीएससी का जो भी मैं ले रहा है, और पीटी दे रही हूँ, मेंस दे रही हूँ, इंटरव्यू दे रही हूँ। और मेरा 64वीं बीपीएससी में राजस्व पदाधिकारी के पद पर मेरा चयन हुआ है, और मैं यहाँ खड़ी हूँ। बात यहीं तक नहीं रुकी, बात थी एक जर्नी की। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन शाम का समय था, सारे दोस्त लोग कॉन्फ्रेंस पे थे, मैं रोटी बना रही थी, और जब उन्होंने कहा कि मनोरमा तुम्हारा तो नाम है लिस्ट में, रोल नंबर बताओ। मैंने रोल नंबर बताया, और रोल नंबर बताने के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। इसके बाद तो मैंने रोना शुरू की। मैं सासू माँ का खाना खिला रही थी, और मैंने उन्हें पकड़ा, खूब रोया, खूब इतना रोया कि मैं क्या बताऊं। पूरा परिवार का सपोर्ट रहा, पूरा गुरुजन का सपोर्ट रहा, पूरा दोस्तों का सपोर्ट रहा। इसी कारण मैं आज यहाँ मुकाम तक पहुंची हूँ। मैं सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं आज यहाँ हूँ। और अंतोगत मैं इस पूरी कहानी को बताने का मकसद मेरा यही था कि अगर जुनून हो, अगर पढ़ने का पागलपन हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मुझ में था, क्योंकि मैं वो लाइफ नहीं देखना चाहती थी जो मैंने हॉस्पिटल में देखा था। वो जो हॉस्पिटल में मैंने देखा, तो वो शायद मैं चाहती हूँ कि किसी माँ को नहीं देखना पड़े। जब मैंने कंपटीशन लाइन में उतरा तो मैंने देखा कि जो हम लोग का जो सिलेबस होता है बायोलॉजी का, उसमें देखा कि एक कोई रोग मरासमस और क्वासिकोर, वही मेरे बच्चे को हो गया था। जब हॉस्पिटल में जब पुर्जे पर लिखा हुआ था तो उस समय मुझे नहीं पढ़ने आता था उतना। तो जब मैंने इस देखा तब मुझे एकाएक याद आया कि मेरे बच्चे का तो पुर्जा पे यही लिखा हुआ था, क्वासिकोर और मरासमस हो गया था। क्योंकि उसमें लक्षण वही था कि मेरे बच्चे का ऐसी हालत हो गई थी कि छाती में 24 रिब्स होते हैं, ऊपर से गिना जा सकता था।
वो जो दूध पीता था वो भी दिखाई देता था, ऐसी हालत हो गई थी। लेकिन भगवान ने उसे भी बचाया। आज जब उसे देखेंगे तो ऐसा पहलवान दिखता है कि कहा नहीं जा सकता है। आप कह नहीं सकते हैं कि एक दिन इसका कंकाल दिखता था। और बस मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर कोई गृहिणी चाहती है कि आगे बढ़ें तो कभी अपने आप को कमजोर ना समझें। बस हिम्मत रखें। बस एक चीज जरूरत पड़ेगी, जिद्दी बनने की। आप जिद्दी हैं, उस चीज के लिए समर्पित हैं, तो आप उस चीज को पा सकते हैं, जैसे मैंने ही पाया है। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो मेरी तरह ही आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। आपको भी मोटिवेशन मिली होगी अपने सपनों को पूरा करने की। दोस्तों, सपने तो हम सभी देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग अपने सपनों को पूरा करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो भी इंसान अपने गोल्स को अचीव करने में सक्सेसफुल होता है, उन सभी में कुछ कॉमन स्किल्स होती हैं, जैसे कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि स्पोकन इंग्लिश से आती हैं। और दोस्तों, हम सभी इस स्किल को मास्टर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। इस ऐप में हम 1 by 1 वोकैबुलरी के नए वर्ड्स, ग्रामर प्रैक्टिसेस, रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिसेस के साथ साथ अपने जैसे अन्य हजारों स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन इंग्लिश में लाइव बात करके अपनी इंग्लिश को वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं। आज ही अपनी सक्सेस की तरफ पहला कदम लें, भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश ऐप जोश स्किल्स के साथ।